एसिड बेस एंड सॉल्ट्स में हम लोगों ने स्टार्ट किया था रिएक्टिविटी ऑफ एसिड एंड बेस, जिसमें हम लोगों ने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस देखा था, साथ में ही रिएक्शंस ऑफ एसिड विथ मेटल देखा था और रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल ऑक्साइड देखा था। ठीक है, तो आज हम लोग रिएक्शन ऑफ बेस विथ नॉन मेटल ऑक्साइड देखेंगे और साथ में ही एसिड का रिएक्शन कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट ऑफ मेटल के साथ में कैसे होता है वो देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले रिएक्शन ऑफ बेसिस विथ ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल्स। ठीक है, तो सबसे पहले ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल क्या होता है कि कोई भी नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट होता है तो उसे हम ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल कहते हैं। जैसे कार्बन एक नॉन मेटल है, वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट हुआ तो क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। इस तरह से तो जब भी कोई नॉन मेटल ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट होता है तो उसे आपको उसे मिलते समय जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है सॉल्ट एंड वाटर। मतलब ये रिएक्शन लाइक एज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस के ही जैसी हुई और इसीलिए ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल को एसिडिक इन नेचर ये कहा जाता है। ठीक है, तो हम एग्जांपल देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में कंबाइन होता है तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट मिलता है और साथ में आपको वाटर मिलता है। ऐसे ही अगर हम H2CO3 के साथ में अगर KOH ये कंबाइन करते हैं तो आपको K2CO3 मिलता है और H2O मिलता है। तो इस तरह से आपको फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में एक्टिविटी बेस में ये रिएक्शंस आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ऑक्साइड ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स कि जो मेटल के साथ में भी रिएक्ट होते हैं। मतलब कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो एसिडिक ऑक्साइड भी होते हैं और बेसिक ऑक्साइड्स भी होते हैं, मतलब वो दोनों रिएक्ट करते हैं। तो ऐसे समय पे ऐसे ऑक्साइड को हम कहेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जिसमें जिंक ऑक्साइड है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ये दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं लूँ कि जिंक ऑक्साइड ये HCl के साथ में रिएक्ट हो रहा तो जिंक क्लोराइड साथ में वाटर मिलेगा। ओके, जब जिंक ऑक्साइड ये जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कंबाइन हो जाएगा तो सोडियम जाइनोकेट मतलब Na2ZnO2 मिलेगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, एक ही कंपाउंड है, मतलब एक ही नॉन मेटल ऑक्साइड है जो कि एसिड और बेस दोनों के साथ में रिएक्ट हो रहा है और जिसके थ्रू सॉल्ट और वाटर मिल रहा है। तो ऐसे ऑक्साइड को हम कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, अब हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ एसिड विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट ऑफ मेटल। ठीक है, तो उसमें बेकिंग सोडा आप जानते हो और साथ में लेमन जूस के अंदर साइट्रिक एसिड होता है ना। दोनों का कॉम्बिनेशंस करके हम रिएक्शंस को देख सकते हैं। तो इसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि जैसे CaOH2 ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसके अंदर अगर हम फूंक मारते हैं, मतलब एक छोटी सी एक्सपेरिमेंट अगर कर सकते हैं कि एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, टेस्ट ट्यूब में हम लोग बेकिंग सोडा लेते हैं। बेकिंग सोडा इज़ नथिंग बट द जिसे लाइम वाटर भी हम कह सकते हैं, है ना। तो लाइम वाटर के अगर उसको हम फूंक मारते हैं तो मतलब फूंक मारना मतलब क्या है, हमारे बॉडी के अंदर का कार्बन डाइऑक्साइड बाहर डालना और उसके साथ कंबाइन करना, है ना। तो उस समय क्या होगा, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होता है तो आपको CaCO3 मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है और साथ में आपको वाटर मिलता है। ठीक है ना, तो इस तरह से ये रिएक्शंस होगा। अब सॉल्ट्स के बेसिक 3 टाइप्स होते हैं। ये 3 टाइप्स कौन कौन से हैं, तो काफ़ी सिंपल है स्टूडेंट्स, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट और न्यूट्रल सॉल्ट। ओके, किसे कहोगे आप न्यूट्रल सॉल्ट, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, HCl, स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है, NaOH। ये दोनों जब कंबाइन हो जाते हैं तो मिलने वाला प्रोडक्ट आपको सॉल्ट और वाटर मिलता है, बराबर है। तो यहाँ सभी जगह सॉल्ट और वाटर ही मिलेगा क्योंकि ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, इसीलिए सॉल्ट की जो रिएक्शन है उसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। ओके, तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब कंबाइन होता है तो आपको मिलने वाला प्रोडक्ट सॉल्ट और वाटर मिलता है। तो और ऐसे समय पे अगर हम देखते हैं कि उनकी pH वैल्यू, वो सॉल्यूशन की जो pH वैल्यू है वो 7 रहती है, तो ऐसे सॉल्ट को हम कहेंगे न्यूट्रल सॉल्ट। समझ रहे हो, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस दोनों का कॉम्बिनेशन, ठीक है, और ऐसे सॉल्ट को न्यूट्रल सॉल्ट जिसका pH वैल्यू 7 है। अब हम देखेंगे एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट भी एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है और इसमें क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस दोनों का कॉम्बिनेशन होगा और दोनों से आपको सॉल्ट और वाटर मिलेगा और ऐसे सॉल्ट को हम कहेंगे एसिडिक सॉल्ट। और एसिडिक सॉल्ट का जो pH वैल्यू होता है वो 7 से कम होता है। ठीक है, थर्ड हम देखेंगे बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट भी एक न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस है कि जब
स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड जब कंबाइन होता है और मिलने वाला प्रोडक्ट आपका सॉल्ट और वाटर मिलता है, और जिसकी पीएच वैल्यू ये 7 से ज़्यादा होती है, तो उसे हम कहेंगे बेसिक सॉल्ट। समझ रहे हो ना? तो एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट और न्यूट्रल सॉल्ट, ये सॉल्ट के 3 टाइप है। तो एक चीज़ आपको जैसे यहाँ नीचे एक्टिविटी के रूप में दी हुई है, एक चीज़ हमेशा आपको याद रखनी है कि जब भी कार्बोनेट सॉल्ट ऑफ मेटल जब कंबाइन होता है डाइल्यूट एसिड के साथ में, या फिर बाइकार्बोनेट सॉल्ट ऑफ मेटल कंबाइन होता है डाइल्यूट एसिड के साथ में, तो मिलने वाला प्रोडक्ट हमेशा अनदर सॉल्ट ऑफ मेटल मिलता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और साथ में वाटर मिलता है। ओके, टेक्स्ट बुक में वो पहले इसमें अनदर सॉल्ट ऑफ वाटर दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड दिया है, वहाँ वाटर नहीं दिया है, तो आपको वहाँ वाटर ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक जैसे, और कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट बेसिक का डिफरेंस क्या है? तो बाइकार्बोनेट में CO3 बोल सकते हैं, वो हम लगता है, वेरएज बाइकार्बोनेट में HCO3 लगता है। तो याद रखिए, जब भी HCO3 कंपाउंड के अंदर HCO3 मिलेगा तो वो बाइकार्बोनेट है, और केवल CO3 मिलता है तो वो कार्बोनेट है। समझ रहे हो? हम देखेंगे कार्बोनेट सॉल्ट्स ऑफ मेटल का एक देखेंगे, जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ये रिएक्ट हो रहा है नाइट्रिक एसिड के साथ में, मतलब HNO3, तो आपको क्या मिल रहा है? CaNO3 कैल्शियम नाइट्रेट, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में वाटर। ठीक है, और एक देखेंगे रिएक्शंस, जैसे Na2CO3 है, ये क्या है? सोडियम कार्बोनेट, इसके साथ में HCl को रिएक्ट करेंगे तो आपको सॉल्ट मिलेगा NaCl प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। अब हम बाइकार्बोनेट की बात करेंगे जिसमें HCO3 होता है, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका फॉर्मूला है NaHCO3, इसके साथ में HCl कंबाइन करेंगे तो आपको सॉल्ट मिलेगा NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। और एक एग्जांपल लेंगे, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, इसके साथ में हम अगर एसिटिक एसिड मतलब CH3COOH को ऐड करते हैं तो मिलने वाला प्रोडक्ट CH3COONA, मतलब सोडियम एसिटेट मिलेगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में वाटर मिलेगा। समझ रहे हो? तो एक जनरल सी बात एक याद रखिए कि जब भी कार्बोनेट सॉल्ट हो या फिर बाइकार्बोनेट सॉल्ट ऑफ मेटल हो और वो अगर एसिड के साथ में मिलता है तो हमेशा आपको अनदर सॉल्ट ऑफ मेटल मिलता है, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और साथ में वाटर मिलता है। ठीक है, आज हम केवल लास्ट एक टॉपिक देखेंगे जिसे हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशंस। ओके, उसके पहले एक छोटी सी एक्टिविटी देख लेंगे। एक, अगर हम टेस्ट ट्यूब लेते हैं और वो टेस्ट ट्यूब में अगर हम ब्लू वेट्रोल डालते हैं, ब्लू वेट्रोल मतलब क्या है? कॉपर सल्फेट CuSO4। ओके, वो टेस्ट ट्यूब में डालते हैं, और टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद उसमें थोड़ा सा व्हाट कैन से वाटर मिक्स करते हैं, तो वो जो सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो क्रिस्टल फॉर्म में था, जिसे क्रिस्टल ऑफ ब्लू वेट्रोल भी कहा जाता है, वो पूरी तरह से सोल्यूबल हो जाता है और उसका कलर ब्लू आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जब हम उसे हीट करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा जो कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर का जो पाउडर था, मतलब सॉल्यूशन था, वो अब वाइटिश बन रहा है और आपको टेस्ट ट्यूब के ऊपर वाटर के ड्रॉपलेट्स दिखेंगे। तो ये जो वाटर के ड्रॉपलेट्स है उसे ही वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। हुआ ये कि जब हम लोगों ने ब्लू वेट्रोल जो लिया सबसे पहले रिएक्टेंट में, हाँ, और बाद में उसको हीट करने के बाद क्या हुआ? वो कॉपर सल्फेट और वाटर के मॉलिक्यूल सेपरेट हो गए, और वाटर के मॉलिक्यूल आपको वो टेस्ट ट्यूब के ऊपर दिख रहे हैं, है ना, और जिसके कारण से कॉपर सल्फेट का कलर जो है वो भी कलर चेंज हो गया। उसके विपरीत अगर वही कॉपर सल्फेट जो कि वाइटिश कलर है वो टेस्ट ट्यूब में, अगर उसमें फिर से हम पानी डालते हैं तो क्या होगा? फिर से आपको उसका ब्लू कलर मिलेगा। ओके, मतलब हीट करने से क्या हुआ? वाटर वेपर्स, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स थे वो रिलीज हो गए थे, और फिर से वाटर डालने के बाद फिर से आपको वाटर के मॉलिक्यूल मिले, और जिसके कारण ओरिजिनल सॉल्यूशन मिला। तो ये जो प्रोसेस है ये वाइस वर्सा हो रही है, मतलब ये जो चेंज है ये केमिकल चेंज है, हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है ना? तो कोई भी कंपाउंड में क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ ब्लू वेट्रोल बोल सकते हैं, या फिर क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ कोई भी कंपाउंड हम बोल सकते हैं, उसमें वाटर का कितना पार्ट है उसे ही वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ हम बात करें ब्लू वेट्रोल में, जिसका फॉर्मूला है CuSO4.5H2O, मतलब इसमें कितने मॉलिक्यूल्स है वाटर के? 5 मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, ऐसे ही हम एलम के साथ भी एक्टिविटी कर सकते हैं। सेकंड एक्टिविटी यहाँ दी है कि एलम है उसको आप इवेपोरेटिंग डिश में रखना है, उसको बर्नर के थ्रू उसको आपको गर्म करना है, तो आप देखोगे कि वो थोड़ा सा ये हो जाता है, छोटा बन जाता है
है ना, तुरटी जलमन द्रवन, है ना। तो वो हम जानते हैं कि ये जो एलम है ये आयोनिक कंपाउंड्स है जो कि क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। तो कोई भी आयोनिक कंपाउंड जब क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है तो उनकी एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट होती है, लेकिन जैसे हम उसको हीट करते हैं, है ना, तो उसका प्रोपोर्शन जो है उसका जो शेप जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। और जब उसे हम हीट करते हैं तो उसके हीट के जो मतलब वाटर ऑफ मॉलिक्यूल है वो रिमूव हो जाते, निकलते हैं। ओके, और यही जो प्रोसेस है उसे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। तो ऐसे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो सब्सटेंस है, क्रिस्टलाइजेशन सब्सटेंस में हमेशा वाटर रहेगा। ओके, और वो जो वाटर रहेगा उनका एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट रहेगा। जैसे हम उसे हीट करेंगे वैसे वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो नष्ट हो जाएगा और जिसके थ्रू जो क्रिस्टलाइन जो शेप था वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यहाँ 4-5 एग्जांपल दिए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के, जिसमें ब्लू विट्रोइल तो हमने देखा है जिसका CuSO4.5H2O ये फॉर्मूला है, जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल कितने 5। दूसरा एग्जांपल देखेंगे क्रिस्टलाइन फेरस सल्फेट, इसी को ही ग्रीन विट्रोइल कहा जाता है, जिसका फॉर्मूला है FeSO4.7H2O। मतलब यहाँ वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स की वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या फिर वाटर के मॉलिक्यूल कितने हैं 7। अगर हम वॉशिंग सोडा की बात करते हैं, क्रिस्टलाइन वॉशिंग सोडा जिसका फॉर्मूला है Na2CO3.10H2O, तो इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या फिर वाटर के मॉलिक्यूल कितने हैं 10। ओके, और लास्ट जो अभी हमने एक्टिविटी देखा था जिसमें इस्तेमाल किया था एलम, उसका फॉर्मूला होता है K2SO4.Al2SO4.3.24H2O। मतलब इसमें वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो 24 मॉलिक्यूल होते हैं स्टूडेंट। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे नेक्स्ट एक कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए स्टे एट होम। थैंक यू स्टूडेंट्स।